हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो हमने पिछली क्लास में हमारा टॉपिक किया था कि फासीवाद होता क्या है और नाजीवाद क्या होता है। तो उसमें हमने फासीवाद के मीनिंग को अच्छी तरह से देखा था कि जो ये फासीवाद वर्ड है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, होता क्या है ये फासीवाद। ठीक, तो उसमें फासीवाद के मीनिंग को देखने के बाद आज हम ये देखेंगे कि जो इटली देश था उसमें ये फासीवाद की विचारधारा आई थी। तो वहाँ पर इसने किन कारणों से यह विचारधारा पनपी, इस पर हमें नोट लिखना है। हमें कैसे 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 इस विचारधारा ने आगे अपना काम किया था इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं आज। कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में फासीवाद का जन्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1918 में ख़त्म हुआ था। उसके बाद जो है इटली में फासीवाद का उत्थान हुआ या फिर जन्म हुआ, क्योंकि इस युद्ध में इटली को जन और धन की अपार हानि उठानी पड़ी थी। पैसा भी काफ़ी लगा था इटली का और जनता जान माल की काफ़ी हानि हुई थी। इटली के 6 लाख सैनिक मारे गए और वहीं पर 12 अरब डॉलर की पैसे की हानि भी उठानी पड़ी थी। तो जो पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ था, शांति समझौता युद्ध बंद करने के लिए, उसमें उम्मीद थी कि मित्र राष्ट्र जो है उसे कुछ प्रदेश देंगे, कुछ क्षतिपूर्ति की धनराशि देकर जो है इटली का जो आर्थिक बोझ है उसको कम करेंगे, उसकी आर्थिक कंडीशन को थोड़ा सा सुधारेंगे। ऐसी उम्मीद थी इटली देश को मित्र राष्ट्रों से कि उसे कुछ प्रदेश मिलेंगे, उसे कुछ पैसा भी मिलेगा अपने देश को संभालने के लिए। परंतु वर्साई की संधि में उसे बहुत कम धन मिला और बहुत ही कम प्रदेश मिले। मतलब जितनी उम्मीद थी इटली को उतने उसे प्रदेश भी, उतने उसे क्षेत्र भी नहीं मिला और उसे धन भी नहीं मिला। तो परिणाम स्वरूप इटली काफ़ी निराश हो गया। इटली के जो राष्ट्रभक्तों में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न हो गया। ये मित्र राष्ट्र जो बार बार वर्ड आ रहे हैं, इनको मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध में बताया था कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। रूस था, जापान था, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रिया था, पुर्तगाल था। ये सारे देश जो थे मित्र राष्ट्र में थे। तो इन राष्ट्रों के खिलाफ जो है इटली के मन में जो है असंतोष हो गया कि इन्होंने हमारी हेल्प नहीं की है ज़्यादा, हमने इनकी तरफ से युद्ध में भाग लिया, ना ही हमें पैसा दिया, ना ही हमें ज़्यादा क्षेत्र दिए क्षतिपूर्ति के तौर पर। परिणाम स्वरूप इटली में विद्रोह होने लगे, हड़ताल होने लगी, क्योंकि सरकार को दोष दे रही थी जनता कि आपके कारण जो हमने युद्ध में भाग लिया था, हमारा देश इतना गरीब हो गया, हमारे इतने क्षेत्र छिन गए और हमें भरपाई भी नहीं मिल रही। तो सरकार अशांति तथा अराजकता को मिटाने में असफल रही। मतलब सरकार से ये जो स्थिति उत्पन्न हुई इटली में, ये कंट्रोल नहीं हुई। अतः इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर 1922 में, अक्टूबर 1922 में फासिस्ट पार्टी का नाम है फासिस्ट, उन्होंने जो है इटली की राजधानी जो रोम थी उस पर अधिकार कर लिया और इस सरकार में जो है मुसोलिनी को प्रधानमंत्री बनाया गया। मतलब एक पार्टी थी फासिस्ट, इसी से जो फासीवादी विचारधारा निकल कर आई है और इस पार्टी ने जो है धीरे धीरे अपनी पार्टी को बड़ा किया और सरकार के तौर पर जो है इस पार्टी ने देश पर शासन किया और जिसमें कि मुसोलिनी नाम के एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब हम इसके उत्थान के कारण को देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में उत्पन्न निराशा, अशांति व अराजकता के परिणाम स्वरूप फासीवाद का जन्म हुआ। तो इसके उदय के कारण क्या थे? सबसे पहले हमें कारणों को देखना होगा कि इसके उदय के कारण कौन कौन से थे। तो चलिए, पहला कारण है पेरिस शांति सम्मेलन से असंतुष्टता। तो पेरिस शांति सम्मेलन हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर एक शांति सम्मेलन हुआ था जो कि पेरिस में हुआ था, तो इसलिए इसको पेरिस शांति सम्मेलन बोला जाता है। उसमें जो है इटली को संतुष्टता नहीं मिली, उसको जितनी उम्मीद थी उसे उतने क्षेत्र नहीं मिले, उसे जितनी उम्मीद थी उसे उतना धन नहीं मिला। तो इसी के कारण जो है इटली में कहीं ना कहीं ये फासीवादी विचारधारा पनपी और एक नई तानाशाही सरकार का जन्म हुआ। कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने पेरिस में 1919 ईस्वी में एक शांति सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में जो इटली की ओर से जो इटली का प्रधानमंत्री था ओरलैंडो, उसने प्रतिनिधि या फिर अधिकारी के रूप में भाग लिया था। वह उन सभी प्रदेशों को प्राप्त करना चाहता था जिनका इंग्लैंड ने एक गुप्त संधि द्वारा इटली से वादा किया था कि मैं आपको दिलवा दूंगा। मतलब ये ओरलैंडो ने इसी उद्देश्य से इस सम्मेलन में भाग लिया कि हमें जो जो प्रदेशों का वादा किया गया है वो क्षेत्र हमें दिए जाएंगे। वैसे भी इस युद्ध में जो है इटली को भारी जनधन की हानि उठानी पड़ी थी।
इसीलिए जो है इटली को उम्मीद थी कि मित्र राष्ट्र उसे प्रदेश और धन देकर राहत प्रदान करेंगे, उसकी जो आर्थिक बोझ को कुछ कम करेंगे। परंतु जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन, उसने गुप्त संधियों को पेरिस सम्मेलन में किसी भी प्रकार की मान्यता प्रदान नहीं की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने भाग लिया था। तो उसने कहा था कि जो भी आपसी देशों के बीच में गुप्त संधि हुई है, उन गुप्त संधियों की यहाँ पर इस सम्मेलन में कोई वैल्यू नहीं है, आप उनको आपस में ही निपटा लो। लेकिन इस जो है पेरिस शांति सम्मेलन है, यहाँ पर किसी भी गुप्त संधि को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, किसी भी गुप्त संधि को मान्यता नहीं दी जाएगी। परिणाम स्वरूप पेरिस सम्मेलन में इटली को कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि इटली की गुप्त संधि या फिर गुप्त समझौता किस देश के साथ हुआ था? इंग्लैंड के साथ, और जो कि गुप्त था। तो गुप्त संधियों को इस सम्मेलन में कोई मान्यता ही नहीं मिली, इसीलिए जो है यहाँ से इटली को बिल्कुल निराशा हाथ लगी। उसे जो है अफ्रीका महाद्वीप में भी कोई उपनिवेश या क्षेत्र प्राप्त नहीं हुआ। उसे केवल एड्रियाटिक सागर के पूर्वी प्रदेश जो थे ट्रेंटिनो और टिरोल ही प्रदान किए गए। ये आपसे पूछ सकता है, वन लाइनर में इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ था उसमें इटली को कौन कौन से क्षेत्र दिए गए। तो आपको याद रखना है, ये एक जगह सागर है एड्रियाटिक सागर, उसके जो पूर्व के साइड में जो क्षेत्र थे, एक तो था ट्रेंटिनो, एक था टिरोल। ये दोनों ही टे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों क्षेत्र उसको क्षतिपूर्ति के तौर पर दिए गए। परिणाम स्वरूप इटली का जो प्रधानमंत्री था ओरलैंडो, वो शांति सम्मेलन की जो कार्यवाही थी वो बीच में ही छोड़कर अपने देश इटली लौट आया, नाराज होकर, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं था इन क्षेत्रों से कि उसे 2 ही क्षेत्र दिए गए हैं। इसलिए जो है वो नाराज होकर बीच में आ गया। अतः इटली के लोगों ने इसे देश का अपमान समझा। इटली के लोगों की निराशा ने जो है फांसीवाद को जन्म दिया, फांसीवादी विचारधारा को जन्म दिया। यहाँ तक कि एक बड़ी संख्या में सैनिक भी जो थे वो फसिस्ट दल के सदस्य बन गए। एक संगठन था, ये संगठन के तौर पर उभरा स्टार्टिंग से। तो इस संगठन में था क्या कि इस संगठन में जो इस युद्ध से असंतुष्ट सैनिक थे, इस युद्ध से जो असंतुष्ट जनता थी, उनको यहाँ पर शरण दी जाती थी और उनको हिम्मत बंधाई जाती थी और उनको मोटिवेट किया जाता था आगे काम करने के लिए, अपने देश की तरक्की करवाने के लिए। तो इसलिए जो है धीरे धीरे असंतुष्ट लोग जो थे वो इस संगठन से जुड़ते गए, क्योंकि यहाँ पर उनको सेटिस्फिकेशन मिल रही थी, उनको मोटिवेट किया जा रहा था, उनका आगे काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। तो फसिस्ट जो थे पेरिस के सम्मेलन में मिली निराशा के लिए अपनी दुर्बल सरकार को दोषी मानते थे कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार की ही कमजोरी है कि सरकार जो है उन क्षेत्रों को प्राप्त नहीं कर पाई जिनको हमें ज़रूरत थी, हमें पैसे की ज़रूरत थी। तो मित्र राष्ट्रों से जो है कहीं ना कहीं इस सरकार की कमी के कारण जो हमें प्रदेश या पैसे नहीं मिले। अतः वे इटली की सत्ता प्राप्त करके मित्र राष्ट्रों से अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। वे कौन? ये जो फसिस्ट पार्टी के नेता थे, उसमें जो जुड़े हुए लोग थे, वो क्या सोच रहे थे कि हमें जो है शासन करना होगा, हमें सरकार बनानी होगी अपनी, और सरकार बनाकर जो है हमें इन मित्र राष्ट्रों से अपने अपमान का बदला लेना होगा, इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो ये पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध का पेरिस शांति सम्मेलन जो है इससे असंतुष्टता के कारण ही, सबसे मेन जड़ तो यही थी कि असंतुष्टता के कारण ही जो है फांसीवाद का जन्म हुआ और धीरे धीरे ये संगठन, ये पार्टी बड़ी बनती गई और आगे जाकर इस पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। सेकंड पॉइंट है आर्थिक असंतोष, मतलब पैसे की कंडीशन खराब थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो इटली की अर्थव्यवस्था थी, मतलब पैसे का जो सिस्टम था, पैसे की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी शोचनीय हो गई, काफ़ी खराब कंडीशन हो गई। इस युद्ध में इटली ने जो धन था वो पानी की तरह बहाया था, जिससे देश में गरीबी आई, भूखमरी आई, बेरोजगारी आई। तो सैनिक जो थे, सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आश्वासन दिया। अब जो सैनिक निराश थे, जिनको युद्ध में काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी, तो उनको जब युद्ध के बाद जो है सरकार ने आश्वासन दिया, उनको उम्मीद दी कि जो है हम धीरे धीरे हमारे देश को मजबूत कर लेंगे और आपके पैसे की भरपाई भी हम कर देंगे। सरकार ने ऐसा वादा किया, परंतु सरकार जो है कामयाब नहीं हो पाई। इटली जो थी वो सरकार पर युद्ध के समय लिए गए ऋण बहुत ज़्यादा हो गए, जिसे चुकाने में असफल रही। इटली सरकार जो थी, इटली की सरकार, तो उसने जो है प्रथम विश्व युद्ध में ऋण लिया था, पैसा उधार लिया था, तो उसको वापस चुकाने में असफल रही, जिससे कि उसकी जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे और ज़्यादा खराब होती गई इटली की। युद्ध सामग्री की मांग समाप्त हो जाने से उद्योग तथा व्यापार भी नष्ट हो गए।
कि पहले जो है युद्ध की सामग्री इटली के उद्योगों में बनती थी, तो जब युद्ध खत्म हो गया तो वो सामग्री या फिर वो हथियार शस्त्र जो थे वो बिके नहीं। जब माल बिका नहीं तो आगे उत्पादन नहीं हुआ और पैसे की पूर्ति नहीं हो सकी, जिससे कि उद्योग फैक्ट्री धीरे धीरे बंद हो गए और जो व्यापार था वो भी बिल्कुल ठप हो गया। हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि उद्योगों में काम करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, तो वो सारे लोग बेरोजगार हो गए। उत्पादन की कमी से वस्तुओं की मांग जो है बढ़ गई। अब जब फैक्ट्रियों ने, उद्योगों ने सामान बनाना बंद कर दिया तो चीज़ों की मांग बढ़ी कि हम मतलब कोई भी चीज़ की कीमत अगर 10 रुपये थी तो वो 50 रुपये में मिलने लगी, क्योंकि पीछे से उत्पादन नहीं हो रहा था, तो कीमतें बढ़ने लगीं। कीमतें वृद्धि हुई तो कीमतों में 300 से 400% तक की वृद्धि हो गई। सरकार ने आर्थिक संकट पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया। परिणाम स्वरूप सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया। सैनिकों को नौकरी से क्यों निकाला गया? क्योंकि अब सैनिकों की एक बार युद्ध खत्म हो गया तो ज़रूरत नहीं थी, उनको बिना वजह जो है सैलरी दे रही थी सरकार, तो इसलिए जो सरकार ने ये फैसला किया कि सैनिकों को नौकरी से निकाल दे ताकि ये पैसा हमारा बच सके और उस पैसे को जो हम देश की स्थिति को ठीक करने में लगा सकें। लेकिन जब सैनिकों को बेरोजगार किया गया, उनको नौकरी से निकाला गया, तो उनमें भी असंतोष उत्पन्न हो गया। उन्होंने भी विरोध किया सरकार का। इटली के बजट में भी घाटा बढ़ता जा रहा था। मुद्रा थी इटली की लीरा, उसके मूल्य में भी 80% तक की गिरावट आ गई। कृषि भी पतन की ओर अग्रसर थी। ऐसे संकट की घड़ी में मुसोलिनी नाम का एक व्यक्ति था, उसने जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, उसने जनता को अट्रैक्ट किया और फांसीवाद के द्वारा उसने सभी समस्याओं के निवारण का भरोसा दिलाया कि जो आप ये हमारी फांसीवाद या फैसिस्ट पार्टी है उसको ज्वाइन करो। उसमें जो है ये लोगों को मोटिवेट करता था, भाषण देता था, हिम्मत देता था आगे काम करने के लिए। अतः लोग जो है इस दल के, इस संगठन के मेंबर, सदस्य बनने लगे, इटली के ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो ये सेकंड पॉइंट था आर्थिक असंतोष। तीसरा पॉइंट और देख लेते हैं, एक पॉइंट और, कि समाजवादी आंदोलन की असफलता। एक आंदोलन चलाया था वहाँ की सरकार ने समाजवादी, वो आंदोलन भी असफल हो गया। तो उसके बाद जो है ये फैसिस्ट पार्टी बनी थी, इसको और ज़्यादा बल मिल गया। कि इटली में फांसीवाद का मुख्य कारण था समाजवादी आंदोलन की असफलता। समाजवादी दल उदार विचारों का था, नरम विचार के व्यक्ति थे जो कि क्रांति नहीं चाहते थे, हिंसा नहीं चाहते थे। वो शांति से वार्तालाप के द्वारा कोई भी समस्या का हल निकालते थे और वह नहीं चाहता था कि इटली जो है युद्ध में भाग ले। परंतु युद्ध समाप्ति के बाद बेरोजगार मजदूरों की हीन दशा हो गई। भूखमरी से समाजवादी दल की स्थिति अच्छी हो गई थी। कि जो ये दल था समाजवादी, इसने पहले वार्निंग दी थी कि युद्ध में भाग इटली ना ले, लेकिन इटली ने भाग लिया। तो उसके बाद जो बेरोजगार मजदूर थे उन्होंने समाजवादी दल में शरण ली कि हाँ आपने ठीक कहा था कि युद्ध में भाग नहीं लेते, अगर हमारे युद्ध में भाग लेने से हमारी कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब हो गई है। तो उसके बाद जो है समाजवादी दल की कंडीशन ठीक हो गई क्योंकि लोगों ने इसे ज्वाइन कर लिया। तो 1919 में जो है चुनाव हुए, उसमें समाजवादी दल को संसद में 156वां स्थान प्राप्त हुआ। मजदूरों ने बोल्शेविक क्रांति के आधार पर 1920-21 में उत्तरी इटली के कुछ प्रदेशों पर मजदूरों एवं कृषकों ने कारखानों और भूमि पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया। उनका इटली के लगभग 600 कारखानों पर अधिकार हो चुका था, परंतु समाजवादियों में ऐसा योग्य नेता नहीं था जो देश का नेतृत्व संभाल सकता। तो यहाँ पर ऊपर की लाइनों में क्या बोला गया है कि समाजवादी दल की कंडीशन 1919 में ठीक हो गई, उसको सरकार में 156वां स्थान भी मिला। तो मजदूरों ने जो है धीरे धीरे समाजवादी दल के आधार पर जो है 1920-21 में कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। मजदूरों ने अधिकार किया। मजदूर थे, समाजवादी दल तो उदार विचारों का था, लेकिन जो मजदूरों की अलग पार्टी थी उन्होंने उत्तरी इटली के कुछ प्रदेशों, कारखानों आदि पर अधिकार कर लिया। लेकिन समाजवादियों में ऐसा कोई योग्य नेता नहीं था जो इनको रोक सके, मजदूरों को इनको गलत करने से रोक सके, क्योंकि इसमें ऐसा कोई नेता नहीं था जो कि इनका नेतृत्व कर सके और इनको संभाल सके। अतः उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। राजनीति तो बहुत दूर की बात है, वे कारखानों को भी सही ढंग से नहीं चला सके। कि समाजवादी दल बड़े लेवल पे तैयार तो हो गया, लेकिन उसमें इतने योग्य नेता और इसको संभालने वाले लोग इतने अच्छे नहीं थे कि वो इस दल को, इस संगठन को आगे चलाकर देश की स्थिति को अच्छा कर सके। उत्पादन जो था वो पहले से और भी ज़्यादा कम हो गया।
विदेशी व्यापार भी पतन की ओर अग्रसर हो गया। समाजवादी जो है आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में असफल रहे। आर्थिक मतलब पैसे से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी उनको सुलझाने में असफल रहे। परिणाम स्वरूप 3 सप्ताह में ही संपूर्ण देश में अराजकता मतलब गरीबी, भूखमरी और हाय तौबा मच गई, हाहाकार मच गया। लोगों का समाजवादियों पर से विश्वास उठ गया और वे जो एक अन्य पार्टी बनी हुई थी फासिस्ट, उसकी ओर आकर्षित होने लगी। तो अगर ये समाजवादी दल कामयाब हो जाता तो शायद ये पार्टी नहीं बनती और लोग उसकी तरफ इतना आकर्षित नहीं होते। लेकिन जो समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी दल था, आंदोलन था, ये इतना अच्छा नहीं चल सका क्योंकि इसमें कोई योग्य नेता नहीं था इसको चलाने वाला। इसकी खराब कंडीशन के कारण ही कहीं ना कहीं एक अन्य पार्टी जो है उसको सपोर्ट मिला और फसिस्ट पार्टी जो एक बड़े लेवल के तौर पर उभरी और उसने जो है आगे चलकर सरकार भी बना ली। इसके टोटल पॉइंट जो है कारण के 5 है, जो 2 पॉइंट है मैं आपको उसको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास इतनी बहुत है, अभी काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर तो 2 पॉइंट आगे करवाकर जो हम फासीवाद का जन्म देखेंगे कि कैसे फासीवाद पनपा, फिर हम देखेंगे कि फासीवाद का जो मुख्य नेता था मुसोलिनी, उसका उत्थान कैसे हुआ, उसने कैसे इस दल की स्थापना की, इस दल के सिद्धांत प्रिंसिपल क्या थे, क्या क्या बातों पर इसमें जो है बल दिया जाता था। फिर मुसोलिनी प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने जो है क्या क्या कार्य किए उसके बारे में हम डिटेल से आगे इस क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। ये टॉपिक मैं आपको पूरा डिटेल से करवा दूंगी अच्छे से। आई होप आपको जो मैंने पॉइंट समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और, इटली में जो फासीवाद है इसमें अगर कुछ और भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन।